जी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी। जी मैम, स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे वो वर्ब्स की कर रहे थे। वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी काम को जो एक्शन में होता है उसको बताते हैं। जैसे हमने अरबिक में या उर्दू में किया कि वो फेल होते हैं। जो भी काम हो रहा है, जैसे इस वक्त हम समझने की कोशिश करें तो समझना जो एक वर्ब है, ठीक है। यानी हम उसको कहेंगे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब। तो हम इसे कहेंगे कि ये जो एक्शन हो रहा है यानी समझने का एक्शन हो रहा है, इसे हम वर्ब कहेंगे। अच्छा, अब इस एक्शन को भी हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं, यानी वर्ब्स को भी हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी क्वालिटीज हो सकती हैं। जैसे नाउन में हमने क्वालिटीज ऐड की थी, तो वो हमारे एडजेक्टिव्स हो गए थे। इसी तरह जब हम वर्ब्स की क्वालिटीज ऐड करेंगे तो वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, जो वर्ड होता है ऐड का, तो वो हमें बताता है कि हम इसके अंदर कुछ क्वालिटीज को ऐड कर रहे हैं और वो क्वालिटीज हमें उस वर्ब के मजीद एक्शंस को बताती है। अच्छा, थ्री ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन हम जो मेजर कैटेगरीज को तीन हमने ली है, उसमें सबसे पहली है मैनर। मैनर यानी जो काम हो रहा है वो किस अंदाज से हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। दूसरा, हम जब कोई एक्शन हो रहा होता है तो वो किस वक्त पे हो रहा है, तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। वक्त में 1 बजे 2 बजे इस तरह भी हो सकता है, वक्त में सुबह शाम ये भी हो सकता है, वक्त में कल हुआ था, अगले अगले साल होगा या आने वाले वक्त में होगा, ये भी टाइम में ही इंक्लूड होगा। अच्छा, फिर किस जगह पे हो रहा है उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे ऑफिस में हो रहा है, रोड पे हो रहा है, कॉरिडोर में हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है, घर में हो रहा है, मतलब वो जगह जो भी है, उस जगह को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम असल में वर्ब की क्वालिटीज बता रहे हैं। यानी हम ये बताने कि वर्ब किस तरह हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, किस वक्त पे हो रहा है और किस जगह हो रहा है। जब हम ये इंफॉर्मेशन वर्ब के मुताबिक देते हैं तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब यानी वर्ब में हमने कोई मीनिंग ऐड कर दी। ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये कहूँ कि यू आर लिसनिंग टू मी, ठीक है, तो अगर आप ये सेंटेंस लिखेंगे यू आर लिसनिंग टू मी, तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है कि आप मुझे सुन रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यू आर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली, ये जो मैंने अटेंटिवली कहा आपको, इसका मतलब है कि आप मुझे गौर से सुन रहे हैं। ठीक है। तो जब अटेंटिवली हम लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं ATTENTIVELY। तो जब हमने इसको एल वाई पे खत्म किया तो एक इंडिकेशन ये होती है कि जो भी एडवर्ब आपका एल वाई पे खत्म होगा तो वो उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर वो सारे एडवर्ब्स होते हैं जो कि एल वाई पे खत्म होते हैं और वो ये बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है। यानी एक्शन क्या था, लिसनिंग, आप सुन रहे थे। अब आप किस तरह सुन रहे थे, आप अटेंटिवली सुन रहे थे। यानी आपका सुनने का स्टाइल कैसा था, अटेंटिव। अटेंटिवली यू वर लिसनिंग अटेंटिवली। तो जब हम अटेंटिवली लगाएंगे तो हमने बताया, हमने ये एडवर्ब ऐड किया सेंटेंस में और ये बताया कि आपका तरीका क्या था सुनने का, अटेंटिवली। कुछ लोग केयरलेसली सुनते हैं, यानी वो बिल्कुल भी अटेंशन पे नहीं करते। कुछ लोग बहुत अटेंटिवली सुनते हैं, तो वो लोग बहुत गौर से सुनते हैं। तो ये दोनों ही एडवर्ब है, केयरलेसली भी एडवर्ब है, अटेंटिवली भी एडवर्ब है, जो कि एक्शन को बता रहा है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हेन वर यू लिसनिंग, ठीक है, और आप कहेंगे वी वर लिसनिंग at 12 o'clock, or we were listening in the afternoon, or we were listening while we were uh, at our university or at our office or at our home or in the classroom। तब आपने मुझे क्या बताया, एडवर्ब जिसमें टाइम आपने मेंशन किया। अगर आपने मुझसे कहा कि वी वर लिसनिंग टू यू एट 10 o'clock और एट 12 o'clock और इन द आफ्टरनून, जब भी आपने टाइम मेंशन किया तो ये आपका जो टाइम है उसको अंडरलाइन करके कहेंगे हम कि ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। 12 ओ क्लॉक इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आफ्टरनून क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इवनिंग क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो भी टाइम की इंडिकेशन होगी वो एडवर्ब ऑफ टाइम पर है।
ठीक है, अब एक सेंटेंस आप लोग लिखिए प्लीज। इसमें लिखिए कि वी वर लिसनिंग टू यू एट 12 o'clock। ठीक है, इसको आप चैट में भी लिख सकते हैं, वी वर लिसनिंग टू यू एट 12 o'clock। अब इसमें अंडरलाइन करें आप कि इसके अंदर वर्ब कौन सा है, लिसनिंग वर्ब है। ठीक है, और इसमें एडवर्ब कौन सा है, 12 o'clock एडवर्ब है। ठीक है, अब ये जो 12 o'clock है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लिखिए, वी वर लिसनिंग टू यू अटेंटिवली। अब आप इसमें मुझे वर्ब बताइए कौन सा है, चैट में लिख दीजिए। इसमें वर्ब हो गया हमारा लिसन, और अटेंटिवली हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अच्छा, अब आप एक और भी लिखिए कि लिसनिंग वर्ब है, करेक्ट सफीना, यू आर राइट। अच्छा, विच वन इज अटेंटिवली, अटेंटिवली क्या है यहाँ पर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? अटेंटिवली को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो फर्स्ट वन है ये अटेंटिवली वर्ड जो होगा हम उसे एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर आइडेंटिफाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम ये चाहें कि हमें ये पता चले कि इसके अंदर कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है कि नहीं है, हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, वी वर लिसनिंग, वी वर लिसनिंग इन द क्लासरूम। अगर हम ये कहते हैं वी वर लिसनिंग इन द क्लासरूम, अगर हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब क्या है इसके अंदर, चैट में लिख दीजिए। लिसनिंग, लिसनिंग इज द, लिसनिंग इज द वर्ब। ठीक है, एडवर्ब क्या है इसके अंदर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बताइए। लिसनिंग एडवर्ब, क्लासरूम एडवर्ब है, वेरी गुड। अब कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है या मैनर है, जल्दी जल्दी चेक देखिए ना। प्लेस है, वेरी गुड। अच्छा, पहले वाले सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब था, प्लेस है, ठीक है आमना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जो पहले वाला हमने सबसे सेंटेंस लिखा था उसमें कौन सा एडवर्ब था, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अच्छा, जिसके अंदर हमने क्या कहा था, अटेंटिवली, अगर आप अटेंटिवली की बात कर रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, दूसरे वाले में कौन सा था जिसमें हमने 12 o'clock की बात की थी, वो वाला कौन सा एडवर्ब था, टाइम। गुड, ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा किसी मैम, को एक कुछ और चीज यहाँ इंटरेस्ट? पे, जी मैम एक दो चीजें और भी क्लियर करवा दें। एक तो ये भी मेंशन कर दें कि एक ही सेंटेंस में ये तीनों भी यूज किए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक वक्त में एक ही यूज हो। तो एक ही सेंटेंस में मैनर, टाइम, प्लेस तीनों यूज कर सकते हैं, राइट? हेलो, आगे जी चलें जी हम? मैम, मैं कहता है इसमें क्वेश्चन ये भी क्लियर कर दें कि एक ही सेंटेंस में आप ये तीनों एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं। ये जरूरी तो बिल्कुल कर नहीं है ना? सकते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन नहीं, मैम ये। हम कर सकते हैं। अच्छा, यस राइट डाउन वन सेंटेंस, जी। अपनी कॉपी पे एक सेंटेंस लिखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसमें तीनों चले जाएंगे। ठीक है, आप लिखिए, वी वर लिसनिंग, वी वर लिसनिंग एट 12 o'clock, वी वर लिसनिंग एट 12 o'clock to the teacher in the classroom, comma, attentively, attentively.
were listening in the classroom to the teacher. We were listening in the classroom to the teacher attentively, comma, at 12 o'clock. ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपके तीनों एडवर्ब्स आ गए। इसमें अटेंटिवली आपका आ गया एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया 12 o'clock, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया इन द क्लास। अच्छा आप मैम, तीनों एडवर्ब जी मैम कर सेकंड सकते क्वेश्चन ये था, जैसे आपने कहा कि टाइम के अंदर टाइम मेंशन हो जाएगा जिसके अंदर लास्ट वीक या फिर फ्यूचर की भी बात हो सकती है, तो ऐसे वर्ड जैसे होते हैं रियली हो गया, ऑफन हो गया, ये सभी शामिल होंगे? नेवर हो गया, रियली हो गया, ऑफन हो गया, ये सब शामिल होंगे नहीं होंगे टाइम में? ठीक है, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैम सवाल ये था, टाइम के अंदर जैसे आपने मेंशन किया कि फ्यूचर के बारे में बात हो सकती है, पास्ट के बारे में बात हो सकती हम्म है, जैसे हम लास्ट वीक कह हम्म। सकते हैं, टुडे कह सकते हैं, डेली कह सकते हैं, तो जैसे वर्ड ठीक होता है है, नेवर का, रियली का, ऑफन का, ये सभी टाइम में काउंट हम्म, होगा? ये भी टाइम में काउंट होगा। अच्छा, ठीक है, सेकंड ये कि जब आपने सेंटेंस के अंदर क्लासरूम को प्लेस का एडवर्ब कहा था, तो अगर कोई बंदा कंफ्यूज होता है इसको नाउन को लेके, वो कहता है तो कॉमन नाउन में भी आ जाता है, तो वो ये कैसे पॉसिबल हो, मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कॉमन नाउन में इसको रखना है या फिर इसको एडवर्ब में रखना है? और क्या पॉसिबल अच्छा है ठीक। एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड दो पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे रोल प्ले कर रहा हो? नहीं, एक सेंटेंस में एक वर्ड दो पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले नहीं करता। जब भी हम ये डिफाइन करते हैं कि वेदर इट्स अ नाउन या वेदर इट्स अ एडवर्ब हियर, तो हमें देखना होता है कि वो जो वर्ड है, जैसे यहाँ पे क्लासरूम वर्ड है, ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर आया है। ठीक है, अगर वहां पे वर्ब को डिफाइन नहीं करेगा और नाउन को डिफाइन करेगा, तो वहां पर फिर वो एडजेक्टिव के तौर पर आएगा। तो इट परफेक्ट है। डिपेंड्स कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और हम इसे कहाँ यूज कर रहे हैं। मतलब एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इट डिपेंड्स कि वो यूज किस तरह हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, उसके ठीक कॉन्टेक्स्ट को जाएंगे, उसके मीनिंग को हम ज्यादा देखेंगे। ठीक है। अच्छा क्लास, बाकी आप ये ठीक बात है। देख लें, जैसे अरबिक में आपको पता होगा कि जो इसम है वो इसम ही रहता है, बाकी चीजों में मूव नहीं करता, मतलब इसम आपका फेल नहीं बनेगा अगर जब तक हम उसमें तब्दीली नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि सेम वर्ड है, पर एक सेंटेंस के अंदर वो वर्ब के तौर एडवर्ब के तौर पे होगा, एक सेंटेंस के तौर पे नाउन, और दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जी मैम, अगली स्लाइड पर। इंग्लिश में एक वर्ड को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है इट मैम। डिपेंड्स कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करेंगे। ठीक है मैम। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने ऐड नहीं की वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी अगर आपको बताना हो कि कोई चीज बार बार हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है, 10 दफा हो रही है, 20 दफा हो रही है, तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ही टॉक्स सो मच या फिर ही टॉक्स रेगुलरली। तो जो रेगुलरली वर्ड होगा यहाँ पर वो आपका मैनर भी हो जाएगा, यानी आपको बता भी रहा है कि वो बाकायदगी तौर पे बात करता है। ठीक है। या ठीक। फिर अगर आप कहें कि समथिंग हैपेंस, वी ऑफर प्रेयर्स 5 times a day। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं? नमाज ऑफर कर रहे हैं। और कितनी दफा ऑफर कर रहे हैं? 5 times कर रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर बता दिया। तो अगर हम किसी चीज का नंबर बता देते हैं या बता देते हैं ये काम हम इतनी दफा करते हैं या ये काम इतनी दफा होता है, तो हम इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ फ्रीक्वेंटली इट इज हैपनिंग, हाउ फ्रीक्वेंटली वी आर डूइंग इट। तो ये एक इसका सब्सिडियरी फॉर्म है, अगर चाहें तो आप इसको जहन में रखें, लेकिन ये तीन जो बेसिक है, मैनर, टाइम, प्लेस, ये आपको जहन में रखने हैं। ठीक है, आगे चलें हम। अच्छा मैम, एक और चीज, अक्सर किताबों में ना कुछ और भी हम्म मेंशन होता है, लाइक डिग्री मेंशन किया होता है, पर्पस मेंशन किया होता है, तो इन हम्म। चार में सब कवर हो जाएंगे या वो अलग से काउंट होते हैं? चार बेसिक एसी में कवर हो जाएंगे, लेकिन वो फिर बहुत डिटेल में होंगे, ये लोग परेशान होंगे। अगर ये बेसिक थ्री, अगर ये थ्री भी याद रख लेंगे तो इनके लिए काफी है। ठीक है। ठीक है मैम, ओके, नेक्स्ट ठीक है, स्लाइड वो पर। इन डेप्थ ग्रामर हो जाएगी फिर। जी जी। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा मैम, एक चीज, प्रपोजिशन। एक वो लास्ट पॉइंट एक हाँ दफा आपसे फिर से क्लियर कर दें कि हाँ हाँ। होते काफी सारे हैं, हम क्योंकि बेसिक ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं तो हम चार कवर कर रहे हैं, ठीक है? हम चार कवर करें, इसमें मैंने तीन लिखे हैं। और चौथा जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? ये मेरा ऑन हो गया है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि इनके पास रिकॉर्ड भी आ जाए। मैं फ्रिक्वेंसी पे लिख देता हूँ मैम, यहाँ पर मैं खुद लिख देता हूँ। अच्छा, हाँ आप लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी लिख दिया मैंने।
ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गया। तो चार हो गए। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, जिसमें हम काउंट कर सकते हैं कोई भी चीज, हाउ फ्रीक्वेंटली कोई चीज हो रही है, कितनी बार हम उसे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको नमाज की मिसाल दी कि हम 5 टाइम ऑफर करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 टाइम्स इन अ डे। तो हम जब इस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे किसी भी चीज की, कोई आपको आप अपने घर कितनी दफा एक दिन में जाते हैं, एक दफा सुबह निकलते हैं, एक दफा शाम में घर जाते हैं, तो 2 दफा आप घर में घर जाते हैं, या फिर 3 दफा, बाज लोग बीच में भी आते हैं फिर जाते हैं, फिर बीच में आते हैं फिर जाते हैं। तो वो भी आप फ्रीक्वेंसी में काउंट कर सकते हैं कि कोई काम हम कितनी दफा करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशन। अच्छा, प्रेपोजिशन में अगर आप देखें तो ये जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं वो हैं प्रे। प्रे मीन्स बिफोर, PRE, प्री। प्री पढ़ते हैं वैसे, लेकिन हम प्रेपोजिशन में इसको प्रे प्रोनाउंस करते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जो किसी भी पोजीशन से पहले जो वर्ड्स हम लगाते हैं उसे हम प्रे कहते हैं। अब वो पोजीशन क्या होती है, वो पोजीशन आपकी नाउन भी हो सकती है, वो पोजीशन आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। यानी किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन से पहले जो छोटे वर्ड्स हम लगाते हैं उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। इसमें बहुत सिंपल है, आपने बहुत दफा देखा होगा। जैसे ऑन लिखा हुआ होता है, जैसे इन लिखा हुआ होता है, जैसे फ्रॉम लिखा हुआ होता है, जैसे फॉर लिखा हुआ होता है। तो ये सारे के सारे prepositions होते हैं जो कि आपको नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन का बताते हैं। जैसे मेरे पास मेरे सामने एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है। तो बुक क्या है, नाउन है, नाम है। किताब को हम बुक कहते हैं, उसका नाम, ये जो चीज रखी हुई है जो कि कागजों से बनी हुई है इसको हम कहेंगे बुक। जो बुक होगी वो कहाँ पर है, अगर मैं ये कहूँ द बुक इज ऑन द टेबल, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बुक की, कि वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी वो टेबल को टच कर रही है। जो चीज टेबल को टच कर रही है उसके ऊपर रखी हुई है, तो हम उसके लिए preposition यूज करते हैं ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। और अगर मैं कहूँ द बुक इज ओवर द टेबल, ओवर द टेबल मीन्स कि वो हैंग हो रही है कहीं पे वॉल पे, टेबल के ऊपर की तरफ है लेकिन वो टेबल को टच नहीं कर रही है। ठीक है। तो वो हम कहेंगे ओवर, द बुक इज ओवर द टेबल। ओवर का मतलब है कि जो चीज आपकी जो सरफेस उसको टच नहीं करे, उससे थोड़ा ऊपर है, तो हम इसे कहते हैं ओवर, OVER। ऑलराइट। सो इसी तरह हम कहेंगे द बुक इज इन द टेबल। इनका क्या मतलब होगा कि टेबल के नीचे की साइड पे कोई शेल्फ बना हुआ है, कोई ड्रॉर है, तो वो उसके अंदर है, वो हमें अपेरेंटली नजर नहीं आएगी, या नजर आएगी तो बिल्कुल सरफेस लेवल पे नहीं होगी, हमें इसे थोड़ा झुक के देखना पड़ेगा। तो जब हम इन का वर्ड यूज करते हैं तो इनका मतलब होता है कि वो डाउन साइड पे है, नीचे की साइड पे है, वो आपको इस तरह से नजर नहीं आएगी बहुत ज्यादा क्लियरली। तो हम इसकी प्रेपोजिशन क्या होती है, किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो प्रेपोजिशन है। जैसे अगर आपके सामने कोई बुक रखी हुई है, आपके सामने अगर कोई चेयर है या टेबल है, तो आप अपनी बुक को उसके ऊपर रखिए, तो फिर आप उसके लिए क्या कहेंगे, द बुक इज ऑन द चेयर, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर वो आपकी कोई ड्रॉर है, कोई नीचे शेल्फ है, आप नीचे के साइड पे रख दें, तो हम कहेंगे द बुक इज इन द टेबल। ठीक है। तो वो ड्रॉर या शेल्फ में आ जाएगी, उसके सेकंड स्टेज पे आ जाएगी, तो हम कहेंगे इन द टेबल। अच्छा, अगर बुक आपकी नीचे गिर गई है, टेबल के नीचे गिर गई है, चेयर के नीचे गिर गई है, तो हम कहेंगे द बुक इज अंडर द टेबल या अंडर द चेयर। अब आपको उसकी पोजीशन समझ में आ रही है ना। अगर कोई चीज ऊपर है तो वो ऑन है, शेल्फ में है उसमें नीचे तो आप कहेंगे इन, और अगर वो नीचे गिर गई है तो आप कहेंगे अंडर, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर। तो ये वाले कंडीशंस जो होती हैं ये आपको हेल्प करती हैं समझने में किसी भी चीज की पोजीशन। तो प्रेपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज की या नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि वेयर इज योर फ्रेंड, तो अगर आप मुझे कहते हैं ही और शी इज इन द क्लासरूम, तो जो इन है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है। यानी वो किसकी पोजीशन को बता रहा है, ही या शी। ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड है, वेदर द फ्रेंड इज ही, वेदर द फ्रेंड इज शी, उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, इन द क्लासरूम। तो जो इन है वो प्रेपोजिशन है, और क्लासरूम क्या है जल्दी से बताएं। अभी अभी हमने किया है कि वो एडवर्ब है, कौन सा वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है।
एडवर्ब इन द क्लासरूम क्या है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि जो चीजें हमें किसी भी चीज की नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशन को बताती है, तो उनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, ठीक है। अब आपकी इस डेफिनेशन में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे आप, आपका क्या मतलब होता है, चीज से ऊपर होना, ऊपर होना। द कप इज ऑन द सॉसर या ऑन द स्मॉल प्लेट, या द कप इज ऑन द टेबल, ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो अब भी आप यूज करें, ऑन भी यूज करें, द कप इज ऑन द टेबल, और द आप इसका द ग्लास इज अप ऑन द बुक, ठीक है। इस तरह से आप यूज, आप और ऑन को आप साथ भी यूज कर सकते हैं। ओवर वो चीजें होती हैं जो कि ओवर हैंग कर रहे होती हैं, ठीक है, वो आपकी सरफेस को टच नहीं करेंगी। इसी तरह अगेंस्ट है। अगेंस्ट कौन सा वर्ड होता है, ये भी प्रपोजिशन है, लेकिन हम इसे एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी यूज कर सकते हैं या फिजिकल सेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे दो चीजें आमने सामने रखी हैं, तो हम इसको कह सकते हैं द बुक इज kept against the screen, या फिर with the help of against the CPU, इस तरह भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि my friend is against my opinion, और I am against the opinion of my friend। दोनों वे में आप यूज कर सकते हैं, यानी ऑपोजिट के मीनिंग में, ठीक है। कि कोई आपको काउंटर कर रहा है, आपके ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो भी अगेंस्ट में आ जाएगा। या कोई फिजिकल चीज एक चीज के साथ रखी है या उसके ऑपोजिट रखी है, उसको भी आप अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, बाय वर्ड कब यूज होता है, बाय उस वक्त यूज होता है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ वुड यू गो होम, सो यू विल से आई विल गो होम बाय कार, और आई विल गो होम बाय बस, और आई विल गो होम बाय वॉकिंग, जैसे चाहेंगे, ठीक है। तो बाय का मतलब होता है के जरिए, यानी आप किस तरह से जाएंगे तो आप उसके बाद यूज करते हैं। ऑलराइट, फिर है फॉर। फॉर भी एक प्रपोजिशन है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर एक फ्रेज है, अब उसके साथ हम फॉर लगा रहे हैं, लुकिंग वर्ब है और इसके साथ हमने प्रपोजिशन लगा दिया फॉर, तो हम इसे कहेंगे कि ये है वर्ब फ्रेज, क्योंकि इसमें पहले वर्ब आ रहा है लुकिंग। फॉर का मतलब होता है कि आप जब दो चीजों की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, तो वहां पे आपने वर्ड फॉर लगाया। अच्छा, इसमें जो दूसरे वर्ड से इनटू है, क्लोज टू है, क्लोज टू भी एक फ्रेज है, आउट ऑफ भी एक फ्रेज है, अपार्ट फ्रॉम भी एक फ्रेज है, यूजुअली इनटू भी एक फ्रेज है। अब जो दो दो वर्ड्स हमारे साथ आ रहे हैं लिखे हुए, जैसे इन और टू, दोनों सेपरेटली भी preposition है, इन भी preposition है, टू भी preposition है, लेकिन इन दोनों preposition को जोड़ के हम एक preposition बनाते हैं, उसको हम इनटू कहते हैं, ठीक है। What are you into? I'm into some matter, ठीक है, यानी आप किस काम में इस वक्त बिजी हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इस वक्त मैं किसी कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, या मुझे कोई काम है इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। फिर क्लोज टू, क्लोज जो है आपका वर्ब है और उसके साथ टू preposition है, अभी एक फ्रेज बना रहा है। जब भी हम दो वर्ड्स को जोड़कर एक फ्रेज बनाते हैं तो ये भी prepositional फ्रेज ही कहलाएगा, ठीक है। आउट ऑफ, ये भी दोनों preposition है, अपार्ट फ्रॉम ये भी preposition है। तो कभी कभार preposition हमारे पास अकेले भी आते हैं, जैसे अप, ओवर, अगेंस्ट, बाय, फॉर, इन, ऑन, और अक्सर ये फ्रेज की फॉर्म में आते हैं, जैसे इनटू, क्लोज टू, आउट ऑफ, अपार्ट फ्रॉम। दो दो वर्ड्स जब एक साथ आएंगे तो ये आपके साथ एक ग्रुप की फॉर्म में आएंगे, ये एक फ्रेज की फॉर्म में आएंगे। फ्रेज की क्या डेफिनेशन है, एक से ज्यादा वर्ड हो, दो हो या तीन हो, जब एक साथ बोले जाते हैं, समझे जाते हैं, तो हम उन्हें फ्रेज कहते हैं। अच्छा, ये भी आपको शायद इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, इसकी मैं आपको एक्टिविटी दूंगी। जब आप उसको एक्टिविटी को करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि कौन कौन से prepositions हैं, तो उस वक्त आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। मैं इंशाल्लाह आज आपको भेज दूंगी। सर, हम इनको फिर एक्टिविटी preposition की एक आज शेयर कर सकते हैं। ठीक है मैम, जी जी, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आगे इनके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी चाहिए, या हम अगले टॉपिक पे चलें। मैम, ये इससे मैं थोड़ा अरेबिक से भी रिलेट कर दूं, ये बेसिकली जी आसान, सर। आप समझ लें कि आपने ये हर्फ पढ़ा है,
जैसे अरबी में आप पढ़ते हैं ना इसम फेल और हर्फ, तो आप हर्फ की तारीफ क्या पढ़ते हैं? ऐसा वर्ड जो किसी इसम या किसी फेल के बिना आए तो उसका मतलब क्लियर ना हो, उसको किसी ना किसी की जरूरत पड़े अपना मतलब समझाने के लिए, तो समझ लें एग्जैक्ट वही चीज है। जैसे अरबी में आप फी पढ़ते हैं, यहाँ पे इन हो जाता है, अरबी में आप इला पढ़ते हैं, यहाँ पे टू हो जाता है। जैसे मैम ने यहाँ पे ओवर कहा, तो अरबी में ये अला हो जाएगा। इस तरह अबाउट अन हो जाएगा, तो फ्रॉम मिन हो जाएगा। तो आसान जबान में आप ये समझ लें, जो अरबी जबान में आपने हर्फ पढ़ा हुआ है ना, वो यहाँ पे प्रपोजिशन हो जाएंगे। वो वही डेफिनेशन है जो अरबी में होती है कि जब तक किसी के साथ मिलेगा नहीं, इसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप रिलेट कर सकेंगे। तो जो जो कानून वहां पे अपने हर्फ पे पड़े हुए हैं, वही यहाँ पे समझ लें प्रपोजिशन है डेफिनेशन के हिसाब से। क्लियर हो गया आपको? एक और चीज जो मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन करनी थी, वो मैं करना भूल गया। जैसे हमने ये लास्ट स्लाइड में 4 टाइप पढ़ी थी, और मैंने ये मेंशन किया था कि ये मेजर टाइप्स है, हम तमाम टाइप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसे भी आप इस तरह समझ लें कि जैसे हम कोई अरबिक ग्रामर का बेसिक कोर्स करवाते हैं ना, तो हम इसम की निशानी क्या बताते हैं? शुरू में अल आ गया, एंड में तनवीन आ गया, हम सारी निशानी नहीं बताते। जैसे हम फेल की निशानियां बताते हैं, तो हम कह देते हैं बस शुरू में आतीन आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेल की बस यही निशानी है। जाहिर बात है, जब कोई दरस निजामी कर रहा होता है, फिर तो आप उसको डिटेल में बताते हैं ना, कि शुरू में कर दिया सऊपा आ गया तब भी फेल है, शुरू में हरूफे आतीन आ गया, ठीक है, या फिर हरूफे ज्यादा आ जाए, बहुत सारी आप बता देते हैं। कलमे के शुरू में हरूफे नासबा आ जाए, कलमे के आखिर में ताई तनीस आ जाए, नून मुशद्दद आ जाए, बहुत सारे हैं। ज़मीर मरफू हो, मुत्तसल हो, उसको आप तमाम डिटेल्स में बताते हैं। लेकिन जब कोई बेसिक अरबिक ग्रामर का कोर्स कर रहा होता है, हम मोटी मोटी एक दो बता देते हैं। तो समझाने वाली बात ये है, एडवर्ब में काफी सारी टाइप्स है, लेकिन ये मोटी मोटी मैम ने 3-4 बता दी हैं। और प्रोपोजिशन तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया कि हर्फ से आप इसको रिलेट कर लें तो आसान हो जाएगा। आगे मूव करें। कोई क्वेश्चन है पूछें, चैट में भी पूछ सकते हैं, माइक में भी आके पूछ सकते हैं आप। अच्छा, बस एक बात याद रखिएगा। मैम शगुफ्ता, आपको आवाज आ रही है? जी जी। मैम अरबी में अब एक रूल पढ़ाते हैं, बाओ ताओ काफो लामो माओ मुंजो मुस्कुला रुबा आशा मीन अदाफी हन ता ता ला, ये सारे ना प्रोपोजिशन है, हर्फ है। तो हाँ जब ये चीज पढ़ाते हैं, अगर ये प्रोपोजिशन आ जाए तो आगे नाउन में हाँ। की शक्ल में क्या फर्क पड़ेगा? मतलब हमारे यहाँ तो ये हो जाता है कि इसम फिर जर में आ जाता है। इंग्लिश में इसका कोई कानून होगा कि अगर ये प्रोपोजिशन आ जाए तो आगे नाउन की शेप में कोई फर्क आएगा नहीं आएगा? तो बस आप बता दें नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जब इनसे ये बात की ना, इसको हर्फ से रिलेट कर दें, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आ हाँ जाए कि जैसे वहां पे थे और ऊपर ठीक है। जर थे, तो नहीं, जैसे वो नाउन में आगे। कुछ फर्क है। हाँ। हाँ बस ठीक है, परफेक्ट है। ये बात भी क्लियर रखिएगा, अरबी में जब आता है तो उसमें इसम की शक्ल में तब्दीली आ जाती है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा ठीक कुछ है। नहीं है कि अगर प्रोपोजिशन आएगा तो आपकी नाउन की शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है सही मैम। है, बिल्कुल ठीक चलिए है। मैम, अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। अच्छा मैम, 5 मिनट रह गए, इस 5 मिनट के अंदर कंजक्शन को कवर कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कंजक्शन से हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? अभी जब हमने फ्रेज की बात की थी, तो फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं हमारे जो कि दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स से मिलके बनते हैं। ठीक है। तो कंजक्शंस वो फ्रेजेस होते हैं जो कि दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलके बनेंगे। और क्लॉज वो होता है जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होता है, यानी वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शी इज होल्डिंग अ बुक विच इज वेरी हैवी, ठीक है, तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, शी इज होल्डिंग अ बुक विच इज वेरी हैवी। अगर हम इसको लिख लें, अगर हम इसे कहते हैं शी इज होल्डिंग अ बुक विच इज वेरी हैवी, तो इस सेंटेंस को बोलेंगे किस तरह? शी इज होल्डिंग अ बुक, देन आई गिव अ स्मॉल पॉज, विच इज वेरी हैवी। तो एक छोटा सा वक्फा दिया, उसके बाद फिर हमने दूसरा हिस्सा इसका बोला कि विच इज वेरी हैवी। तो हम इस सेंटेंस को कहेंगे जहां पे हम रुक रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, और इसके बाद पहला हिस्सा बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दूसरा हिस्सा बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के दो क्लॉजेज हैं, यानी दो हिस्से हैं। पहला हम कहते हैं कि शी इज होल्डिंग अ बुक, ये एक हिस्सा हो गया। विच इज वेरी हैवी, ये दूसरा हिस्सा हो गया। ठीक है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, तो हम बेसिकली या तो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं,
या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने ये कहा कि मैं आज कंजक्शन सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, और वो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं या वो मुझे बहुत आसान लग रहे हैं, तो जब आपने और का वर्ड इस्तेमाल किया बीच में, तो और क्या है यहाँ पे, कंजक्शन है। इसी तरह इंग्लिश में अगर हम ये कहें कि टुडे आई एम लर्निंग कंजक्शंस एंड आई एम फाइंडिंग देम वेरी इजी, तो जब आपने एंड का वर्ड यूज किया तो वो कंजक्शन है, यानी आपने दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक वर्ड यूज किया, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड्स हैं, अब आप ये देखें आपके पास आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें है एंड, बट, और, सो। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं या हमें पता चल रहे हैं कि हम इन वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि एक सेंटेंस सा बनाइए जिसके अंदर वर्ड एंड को यूज कीजिए, और चैट में लिखकर मुझे बताइए। अच्छा मैम, इसके अंदर मैं इसकी लाइन ऐड भी कर दूं, आप अपने आसानी के लिए ये समझ लें ये हरूफे टफ है। अरबी में भी आप ये काम करते हैं ना, वाव ले आते हैं, हरूफे टफी जिसे आप कहते हैं, दो इसम को मिलाने के लिए वाव होता है, सुम्मा होता है, औ होता है, लाकिन होता है, हत्ता होता है। तो हरूफे अतफ जो होता है ना, समझ लें यहाँ पे कंजंक्शन है। वहां पे आप कहते हैं कि दो इसम को मिलाने के लिए जो बीच में वर्ड हरूफ हर्फ यूज करते हैं, ये वही चीज है, एग्जैक्ट वही चीज है, तो आपके समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी इस तरह। ठीक है, अच्छा एक कोई सेंटेंस लिखिए जिसमें आप एंड यूज कर लें, वर्ड एंड यूज कर लें, किसी भी एक इंग्लिश सेंटेंस में वर्ड एंड यूज कर लीजिए। अच्छा देखिए, मैंने भी चैट में एक सेंटेंस लिखा है, आई एम रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस सेंटेंस में अगर आप लोग अपने चैट में देखें, मैम ताहिरा की तरफ से एक अच्छा आंसर आया है। ताहिरा के, जी जी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ताहिरा गुड, आपने यहाँ पे एंड लिखा हुआ है बीच में, तो आपने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। और बताइए, और कोई और यूज करेगा एंड को? अच्छा, एक एक और कोई यूज कर ले। अच्छा, और किसने कहा है, वी कैन, आई हैव माई वर्क बट इट नीड्स टू बी पॉलिश, वी कैन सी योर अच्छा मैसेज मैम, ये लास्ट मिनट मीटिंग का है रिकॉर्डिंग क्या? ऑन। 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो अच्छा, जाएगी। लास्ट मिनट है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो आपको सेकेंड एग्जांपल दी है, आई हैव माई वर्क बट इट नीड्स टू बी पॉलिश्ड, अगर आप ये कहें कि मैंने अपना काम, मेरे पास मेरा काम है लेकिन इसकी अभी पॉलिश होनी है, तो यहाँ पे जो बट